हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सोल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारी जैसे कि रिवीजन सीरीज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की चल रही है सेकेंड सेमेस्टर की, जो कि सभी ब्रांचों के लिए है। तो उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा मशीन करके है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो चैप्टर की बात कर ली है, पहला तीन चैप्टर की बात कर ली है। पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने फोर्स सिस्टम के बारे में भी बात किया था, और आज हम बात कर उसके बाद हमने मोमेंट की भी बात किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन की। तो चलिए, बिना देरी के हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर को एंजॉय करते हैं। देखिए, काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे जब मशीन की हम बात करते हैं तो बहुत ही बेस्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसमें जो जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हमें पढ़नी है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे कि मशीन के बारे में, उसके लॉ को पढ़ेंगे, पुली के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की पुली होती है हमारी, वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी मशीन की, सारी चीजों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मशीन हमारी क्या होती है, लॉकिंग डिवाइस क्या होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, बिना देरी के हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा लेक्चर है मशीन। देखिए, जब भी हम मशीन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है। जब भी हम मशीन की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि हमारे वर्क को आसान कर दे। कुछ इस शब्दों में, हम सिंपल शब्दों में ये कहते हैं कि मशीन कुछ ऐसी डिवाइस होगी, जो कोई भी एक ऐसी डिवाइस जो हमारे वर्क को आसान कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही डिफिनीशन हमारी है, बट अगर हम इंजीनियरिंग लेवल पे डिफिनीशन को देखें तो थोड़ा सा यहाँ तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मशीन की डिफिनीशन दे तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जहां पे हम कोई एनर्जी, किसी भी तरह की ऊर्जा को हम लेके क्या करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और उस यांत्रिक ऊर्जा की हेल्प से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने वर्क को कराते हैं, कम से कम एनर्जी देके अपने वर्क को कराते हैं। या तो ये चीजें कह सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर मशीन की डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन हमारी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जो हमारे, जो किसी भी तरह की एनर्जी को लेकर उसको किस में कन्वर्ट कर दे, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के कर कर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर कर इसको किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसको क्या करे, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और उस मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से, मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से क्या करे, कोई एक सिंपल, कोई कम से कम कार्य कर कर करना पड़े। ये चीज हम कह रहे हैं, मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसपे हम क्या करें कि अपनी कोई एनर्जी देते हैं, हम कोई भी एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को क्या करे, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कोई एक कम से कम लोड लगा के या फिर एफर्ट लगाकर हम उस काम को ज्यादा से ज्यादा उठा सकें या ज्यादा से ज्यादा हम वर्क करा सकें। तो ऐसी डिवाइस हमारी मशीन कहलाती है। जैसे कि हम अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हम अपने डेली लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लें तो हमारे पास दो एग्जाम्पल आते हैं, दो क्या लगभग सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर हमें सिंपल तरीके से समझना है तो हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं जो हमारा है कि साइकिल। अगर हम साइकिल के पैडल पर हम एक पैडल लगाते हैं, साइकिल के पैडल पे हम एक बार पैडल लगाते हैं तो साइकिल अपना क्या करती है, हमने कोई एनर्जी दी उसे, तो उस एनर्जी को उसने क्या किया, उस एनर्जी को उसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि साइकिल पर हमने कोई अपना एक फोर्स लगाया, कोई अपना एक एफर्ट लगाया, और उस एफर्ट की हेल्प से क्या कर रही है, साइकिल चल रही है और आगे की तरफ जा रही है। उसी तरीके से हमारा एक अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम अपनी बाइकों में देख सकते हैं, या फिर जितने भी हमारे वाहन है, इंजन है, वो भी हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। कैसे हम क्या करते हैं, वहां पे पेट्रोल से रिलेटेड या फिर डीजल से रिलेटेड जितनी भी गाड़ियां हैं, हम उसमें क्या करते हैं, फ्यूल देते हैं, और वो फ्यूल क्या करती है, वो फ्यूल हमारी एक तरह की केमिकल एनर्जी होती है, रसायन ऊर्जा होती है। क्या करती है, वो केमिकल एनर्जी बर्न होती है, जलती है। तो जलने के कारण उस केमिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराती है, जिससे कि गाड़ियां हमारी चलती हैं। मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमारे काम को क्या करती है, आसान कराती है। इसी मशीन पे बेस्ड हमारा आज का एक मशीन है, मशीन पे बेस्ड ही हमारा आज का एक टॉपिक है, जो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में पूरी हम उसी की बात करने वाले, जो है हमारा लोड लिफ्टिंग मशीन के बारे में। तो इस मशीन चैप्टर में हम लोड लिफ्टिंग मशीन के बारे में बात करने वाले हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने मेन टॉपिक, जो कि हमारा लोड लिफ्टिंग मशीन है। देखिए, लोड लिफ्टिंग मशीन, लोड लिफ्टिंग मशीन क्या होती है? लोड लिफ्टिंग मशीन से ही हमारा ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे इस टर्म से ही हमारा ये समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी मशीन जो लोड को उठा सके। तो लोड का उठाने का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, हम चाहते हैं कि मशीन, तो हमने बोला ऐसी डिवाइस जो कि हमारे वर्क को आसान कर दे, जो हमारे काम को आसान कर दे, कम से कम हमें कार्य करना पड़े उसी पर, ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपने वर्क को करा सके। हम यही चीज हम बोल रहे थे। तो एक ऐसी मशीन जो हमें लोड को उठाना हो, तो लोड को उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस पर कोई ना कोई एक एफर्ट देना पड़ेगा, कोई ना कोई हमें एक प्रयास करना पड़ेगा। किसी चीज को उठाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज कार्य करना पड़ेगा। तो एक ऐसी मशीन, एक ऐसी लिफ्टिंग मशीन जिसपे हमें लोड को उठाना है, लेकिन उस लोड को उठाने के लिए हम कम से कम अपना एफर्ट लगा सके, कम से कम अपना एफर्ट लगा सके, और उस एफर्ट लगाए हुए एफर्ट से ज्यादा हम लोड को उठा सके। मतलब अगर हमें कोई 10 न्यूटन का लोड उठाना है, 10 न्यूटन का कोई लोड उठाना है, 10 न्यूटन का कोई लोड अगर हमें उठाना है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमने उस पे 5 न्यूटन का कोई एफर्ट दिया, हमने उस पर कोई 5 न्यूटन का एफर्ट दिया, जिसकी हेल्प से हमने 10 न्यूटन का लोड उठा सके। तो ये एक प्रकार की मशीन हुई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 10 न्यूटन का लोड उठाने के लिए हमने केवल 5 ही न्यूटन अपना लगाया है उस पे। इसलिए हमने बोला कि ऐसी मशीन जो कि ऐसी लोड उठाने वाली मशीन जो हमें कम से कम एफर्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा हम लोड को उठा सके, उस तरह की मशीन हमारी लोड लिफ्टिंग मशीन कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए, जब हमने लोड लिफ्टिंग मशीन की बात करी, तो यहाँ पे दो टर्म्स निकल के आता है, दो चीजें यहाँ पे निकल के आती है। क्या? सबसे पहला तो हमने बात किया कि लोड क्या होता है। सबसे पहला हमने बात किया यहाँ पे कि लोड क्या होता है। पहला टर्म्स तो ये निकल के आया था यहाँ पे कि लोड क्या होता है, और दूसरा टर्म्स यहाँ पे निकल के आया था कि एफर्ट क्या होता है। एफर्ट क्या होता है? एफर्ट मीन्स प्रयास होता है। एफर्ट मीन्स प्रयास, हिंदी में इसको प्रयास बोलते हैं, लोड को हिंदी में भार बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से दो टर्म्स हमारे निकल के आते हैं, पहला लोड और उसके बाद दूसरा हमारा एफर्ट। देखिए, जब हम लोड की बात करते हैं तो हम लोड किसे बोलते हैं? हमने बोला मशीन, मशीन के बारे में हमने बात किया, वहां लोड को उठाने की बात की। तो हमारा लोड की अगर हम बात करें तो मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार, उठाए जाने वाले भार या बोझ को ही हम लोड कहते हैं। भार ही लोड कहलाता है। ठीक है, मतलब कि हमें हमें अगर कोई, मान लीजिए हमें 50 न्यूटन का जो लोड उठाना था, हमने क्या किया, एक मशीन लगाया, एक मशीन की हेल्प से हमने 50 न्यूटन का लोड को जब ऊपर उठाया, तो ये जो हमने 50 न्यूटन उठाया, इसे हमने क्या बोला? लोड बोला, जिसे हम भार भी बोलते हैं। इसे हम डब्ल्यू से डोनेट कराते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम एफर्ट की बात करें तो हमारा एफर्ट क्या होता है? दूसरा टर्म्स हमारा क्या था? एफर्ट, जिसे हम प्रयास बोल रहे थे। तो देखिए, हमने जो लोड 50 न्यूटन का उठाने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो हमें एफर्ट लगाना पड़ा होगा, कोई ना कोई ऐसा लोड लगाना पड़ेगा हमें अपनी तरफ से। ऐसा तो है नहीं कि हमने 50 न्यूटन को लोड ऐसे ही हमारी मशीन उठा देगी, हमने कुछ ना कुछ तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस 50 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए हमने एक प्रकार का कोई ना कोई लोड लगाया होगा, हमने कोई एक लोड लगाए होंगे। मान लीजिए कि वो लोड हमने 20 न्यूटन का लगाया, तो ये 20 न्यूटन का लोड की हेल्प से हमने जो इस 50 न्यूटन के लोड को उठाया है, तो ये 20 न्यूटन का लोड ही हमारा क्या हो रहा है? एफर्ट हो रहा है। मीन्स कि एफर्ट एक प्रकार का ऐसा लोड है जो हमारे द्वारा लगाया गया है, हमारे द्वारा लगाया गया लोड ही एफर्ट कहलाता है। ठीक है, एफर्ट कहलाता है। मीन्स कि हमें 50 न्यूटन के जो लोड को उठाना था, उस लोड को उठाने के लिए हमने भी अपना कुछ प्रयास किया, हमने भी कुछ थोड़ा ऐसा लोड लगाया होगा जिसकी हेल्प से हमने 50 न्यूटन के लोड को उठाया। तो हमने जो लोड लगाया है, हमने कम लोड लगाया होगा, तो ये जो लोड हमने लगाया है, ये लोड हमारा एफर्ट कहलाता है। बाकी हमने जो अपना लोड लगा के जो भार को हमने उठाया है, उसको हमने क्या बोला है? लोड बोला है, जो हमारा मशीन द्वारा किया गया है। और हमारे द्वारा लगाया गया लोड क्या है? एफर्ट कहलाता है। ठीक है, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जब
हम इन दोनों चीजों को पढ़ते हैं, जब हम लोड और एफर्ट को पढ़ते हैं मशीन में, तो उसके आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ डिफिनीशन देखने से पहले हम एक डायग्राम पे चर्चा करते हैं। हमारा वो डायग्राम, जब तक हम उस डायग्राम को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज है। मान लीजिए हमारा एक लोड लिफ्टिंग से ही रिलेटेड एक डायग्राम है। जैसे कि हमने एक क्या किया, हमने एक फिक्स पुली लगाई है। अभी हम फिक्स पुली और मूवेबल पुली के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया है। हमने एक फिक्स पुली बनाया है। यहाँ पे एक हमारे पास फिक्स पुली है, जो कि नॉर्मल हम अपने डेली लाइफ में पुली वगैरह के जो हम जानते हैं, ध्रुव जिसे धुरी बोलते हैं, वो भी देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक लोड उठाने की कोशिश की है। हमारे पास ये कोई एक लोड है, ये हमारे पास एक लोड है जिसे हमें उठाना है। हमने क्या किया, इस लोड को हमने एक रस्सी की हेल्प से इस पुली के ऊपर से हमने क्या किया है, लिफ्ट कराया है। अब हम क्या करते हैं, जब हमें इस लोड को ऊपर उठाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस लोड को ऊपर उठाने के लिए, अगर इसे हमें ऊपर उठाना है तो इस लोड को ऊपर उठाने के लिए हम कोई एक लोड लगाते हैं अपनी तरफ से। मान लीजिए कि हम इस साइड से, ये हमारा कोई ओ पॉइंट है, ये हम बी पॉइंट पे हैं अभी। यहाँ पे हमने इस सेंटर को ले लेते हैं, इस लाइन को ले लेते हैं जहां पे हमारा मान लीजिए लोड रखा है। ठीक है, इस लोड यहां से ऊपर की तरफ उठाना है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरी साइड से इस रस्सी को, मान लीजिए हम क्या करते हैं, अपनी हाथों की हेल्प से, अपने हैंड की हेल्प से क्या करते हैं, इसे खींचते हैं, इस डायरेक्शन में कुछ खींचते हैं। तो हम कोई फोर्स लगाते होंगे, कोई लोड लगाते होंगे। तो मान लीजिए कि हमने कोई पी लोड लगाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसकी हमने बात अभी पहले कर लिए हैं। और ये जो लोड हम उठा रहे हैं, इसको हमने क्या बोला है, डब्ल्यू बोला है। तो ये डायग्राम कुछ हमारा इस तरीके से होता है कि हम क्या करते हैं कि हम कोई पी एफर्ट लगाते हैं, जहां पे हमारे पास दो डायमेंशन की बात की जाएगी, मतलब कि दो दूरी की बात किया जाएगा, डिस्टेंस दो ट्रेवल होगा। पहली डिस्टेंस तो ये होगी कि ये हम कोई ओ पॉइंट है, यहां से हमने कोई पुली मानी है, ये हमारी कोई पुली है, इसे हमने बोला है कोई पुली। उसके बाद हमने क्या किया है, एक साइड से हमने लोड को उठाने की कोशिश किया है, यहाँ पे हमारा कोई वेट डब्ल्यू हो जिसको हमने उठाने की कोशिश किया है यहाँ पे। और दूसरी साइड हमने क्या किया है, एक कोई पी एफर्ट लगाया है। पी एफर्ट मतलब कि हमने कोई अपनी तरफ से लोड लगाया है, एफर्ट इसे बोल देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कोई पी एफर्ट लगा के हमने कोई डब्ल्यू लोड उठाया है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ से पी एफर्ट को कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल कराया है, मतलब कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल कराया है, जिसको हम मान लेते हैं कि हमने वाई डिस्टेंस तक इस रस्सी को खींचा। इस साइड से हमने वाई डिस्टेंस तक किसी रस्सी को खींचा, पी एफर्ट लगा के हमने वाई डिस्टेंस पर कोई रस्सी को खींचा। और क्या कर रहा है कि ये डब्ल्यू वेट जो हमारा है, ये डब्ल्यू वेट कोई एक्स डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करता है, एक्स डिस्टेंस ऊपर उठा देते हैं। मतलब पहले ये यहाँ था, तो अब क्या किया मैंने, यहाँ से हमने उठा के कुछ यहाँ पे पहुंचा दिया। ये क्या किया कि एक्स डिस्टेंस हुआ। अब ये जो मतलब हमने पहले हाथ यहाँ रखा था, अब हमने क्या किया, यहाँ से खींच के हमने रस्सी को कुछ यहाँ लाया, जिसकी वजह से ये डब्ल्यू वेट हमारा ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से चार चीजें हमारी निकल के आती है। पहला कि हमें लोड उठाना है, ये बातें है कि जो डब्ल्यू हमने माना है। दूसरा, हमने कोई एफर्ट लगाया था जिसे हमने पी बोला। तीसरी चीजें कि हमने वाई डिस्टेंस रस्सी को पी एफर्ट से खींचा। तीसरी चीज तो ये है। उसके बाद एक चौथा चीज हमारा यहां निकल के आता है कि डब्ल्यू लोड मशीन द्वारा एक्स डिस्टेंस ऊपर उठाया गया। ठीक है, ये चार चीजें हमारे निकल के आती है। तो इसी चार चीजों पे हमारा अगला जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आने वाली है, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं, इसी पे बेस्ड है। तो आइए एक एक कर सभी चीजों को समझते हैं, और वहां से हम अपनी 3-4 डिफिनीशन और वहां से कैलकुलेशन और फॉर्मूला की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। देखिए, कुछ डिफिनीशन की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहली डिफिनीशन हमारी यहाँ पे आती है मैकेनिकल एडवांटेज की। क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। जब हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं तो हम इसके शॉर्ट फॉर्म में MA लिखते हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज को अगर हम हिंदी में बोले तो हम क्या बोलते हैं,
यांत्रिक प्रभाव, क्या यांत्रिक प्रभाव, सॉरी यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, हमने वहां पे बोला था, हमने दो चीजों की बात की थी। हमने क्या बोला था, वहां पे लोड की बात किया था, जो लोड W हमें उठाना था, पहला चीज ये था। और दूसरा हमने बोला था वहां पे कि हमने P एफर्ट कोई लगाया है, कोई P एफर्ट लगा के हमने जो P एफर्ट जो हमने लगाया था वो P एफर्ट हमारा था, जो हमने P लोड लगाया था वो हमारा एफर्ट के नाम से जाना जाता था, और लोड हमने W उठाया था। मैकेनिकल एडवांटेज कोई और चीजें नहीं होती है। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा एक प्रकार का रेशियो होता है, अनुपात होता है, जो क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट मींस W अपॉन P होता है। मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारा यांत्रिक लाभ होता है वो लोड अपॉन एफर्ट होता है। जितना मतलब हमने लोड उठाया और जितना एफर्ट लगाया उसका रेशियो होता है हमारा। यही यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। फिर इसके आगे हम एक वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, मतलब कि जो लोड हमने उठाया था, एक्स लोड एक्स डिस्टेंस पर हमने उठाया था और P एफर्ट हमने Y लगाया था ना, वही चीजें यहाँ पे निकल के आती है। इसी का रेशियो जो हमारा होता है, अगर लोड, दोनों लोड का रेशियो हम निकाले तो वो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आता है, और दोनों डिस्टेंस की रेशियो निकालते हैं तो हमारा वेलोसिटी रेशियो आता है। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ, दूसरा टर्म्स हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की बात करते हैं तो निकल के आता है क्या, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो जिसको हम वेगानुपात बोलते हैं। ठीक है, क्या वेगानुपात। देखिए जब हम वेगानुपात की या वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं तो हमने लोड के, तो जो हमारा लोड का जो रेशियो था उसको तो हमने निकाल दिया। हमने बोला इसका रेशियो जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ठीक है, और जब हम वेलोसिटी रेशियो VR की बात करते हैं तो हमारा वेलोसिटी रेशियो कुछ और नहीं, वेलोसिटी रेशियो हमारा जो दोनों डिस्टेंस आई थी, Y डिस्टेंस अपॉन X डिस्टेंस, मीन्स Y हमारा क्या था, एफर्ट द्वारा, एफर्ट द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन लोड लिफ्ट द्वारा लोड लिफ्टेड डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा दो चीजें यहां से निकल के आती है, मतलब कि हमने कितना लोड को, कितना एफर्ट लगा के हमने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कराया है लोड को उठाने के लिए। अगर उन दोनों डिस्टेंस का हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा आता है वेलोसिटी रेशियो। तो इन दोनों अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहां से ही हमारा एक अगला टर्म्स निकल के आता है जिसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे आप लोगों से एक चीज ये पूछना चाहेंगे कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आया है, क्या इसकी कोई डायमेंशन होगी। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज में भी ऊपर भी हमारा क्या है, लोड है जो हमने उठाया है। ठीक है, जो मशीन द्वारा हमने उठवाया है, और दूसरा हमारा एफर्ट P जो हमने लगाया है वो भी एक प्रकार का लोड है। तो अगर लोड और लोड की डिवाइड करें तो हमारा यहाँ से डायमेंशन क्या आ जाता है, डायमेंशन हमारा यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई डायमेंशन निकल के नहीं आती है। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो ऊपर भी हमारी डिस्टेंस है और नीचे भी हमारी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी अगर दोनों डिस्टेंस को डिवाइड करें तो यहाँ से भी हमारी डायमेंशन क्लियर हो जाती है, जहां पे कि इन दोनों मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों की डायरेक्ट डायमेंशन लेस हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, तीसरी डिफिनेशन हमारी यहां से आती है, एक टर्म तीसरा हमारा निकल के आता है जो इन दोनों से रिलेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हम दक्षता बोलते हैं, दक्षता बोलते हैं। देखिए एफिशिएंसी को हम नीटा से दिखाते हैं, ईटा से दिखाते हैं, इन दोनों को हम कुछ भी बोल सकते हैं, नीटा या ईटा। तो ये होती क्या है, जब भी हम मशीन की बात करेंगे, जब भी हम मशीन की बात करेंगे, किसी भी मशीन की बात करें, चाहे वो किसी भी टाइप की मशीन की बात करें, तो वहां पे हम दक्षता एक निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी ये चीज होती है कि मतलब हमने जो लोड लगाया है उसके कारण हमारी मशीन कितना वर्क कर रही है, क्या वो मशीन हमारी कुछ अच्छे तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उस तरह की अगर हम एफिशिएंसी, उस तरह से हम अपनी मशीन की एफिशिएंसी को चेक करते हैं। तो एफिशिएंसी के अगर इस मशीन चैप्टर में हम बात करें, लोड लिफ्टिंग मशीन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी होता है, ये भी एक प्रकार का रेशियो होता है, जो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें, इनके दोनों के रेशियो की बात करें तो वो हमारा हो जाता है एफिशिएंसी। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के रेशियो की अगर बात करते हैं, उसके अनुपात की बात करते हैं, तो उसको वहां से निकल के आता है हमारा एफिशिएंसी। अगर इसके कैलकुलेशन पे थोड़ा सा जाए तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर हमारा होता है आउटपुट, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क।
क्या, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन इसकी कर कैसे सकते हैं। नीटा बराबर हमारा होता है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। हमने एक डायग्राम देखा था, हमारा डायग्राम कुछ पुली वाला से जो रिलेटेड था। ये पुली थी हमारी, पुली पे हमने क्या किया था, एक साइड से रस्सी को इधर लटकाया था, हमने एक वेट W ऊपर की तरफ उठा रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक एफर्ट P लगा रहे थे, ठीक है। और P एफर्ट हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा था, Y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, एंड W लोड जो हमने उठा रहे थे, W लोड को लिफ्ट करा रहे थे, वो हमारी कुछ X डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। हम जानते हैं कि हमारा वर्क क्या होता है। अगर हम चाहे वो आउटपुट वर्क या फिर इनपुट वर्क, दोनों वर्क की बात करें, तो यहाँ पे हम वर्क को जानते हैं क्या होता है। हमारा वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उस फोर्स की बात कर रहे हैं जो फोर्स हमने लगाया है। मतलब कि हम चाहे वो एफर्ट लगाएं या फिर कोई सी वेट को उठाते हैं, दोनों, या तो वो एफर्ट की बात करें या फिर वेट को उठाने की बात करें, तो दोनों वेट और एफर्ट दोनों एक तरह से फोर्स ही होते हैं। अगर हम फोर्स में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम एफर्ट वाले P को लेके चले, P फोर्स मान लीजिए, हमने एफर्ट में P फोर्स हमने लगाया, उसमें Y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से हमारा आउटपुट वर्क निकल के आ जाता है। आउटपुट वर्क निकल के आ जाता है क्या, आउटपुट वर्क इक्वल P इंटू वाई, मीन्स की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से हम अगर इनपुट वर्क की बात करें, तो इनपुट वर्क में हमारा क्या आ रहा है, इनपुट वर्क में हमारा क्या आ रहा है, इनपुट वर्क हमारा हो जा रहा है, हमने क्या लगाया, उस लोड को उठाने के लिए हमने क्या लगाया, हमने P लोड लगाया है, P एफर्ट लगाया है। P एफर्ट इंटू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, डिस्टेंस हमारी Y ट्रेवल हो रही है। तो P एफर्ट के कारण हमारी Y डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है, उसको हम बोल देते हैं इनपुट, या इनपुट लोड, या फिर इनपुट वर्क, ठीक है। उसी तरीके से ये आउटपुट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा आउटपुट बराबर वर्क W इंटू एक्स डिस्टेंस ट्रेवल होता है। यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, W इंटू एक्स डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। हमने क्या बोला, यहाँ पे W लोड को हमने उठाया, जो कि हमें आउटपुट मिला, इनटू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया W ने, हमारा X डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमारा आउटपुट लोड हो जाता है या फिर आउटपुट वर्क हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स हमारे निकल के आते हैं, P और इनपुट और आउटपुट वर्क। अगर हम इनपुट और आउटपुट वर्क को अपनी एफिशिएंसी में लिखते हैं, जैसे कि हम एफिशिएंसी को क्या बोले थे, हमारा एफिशिएंसी होता है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, इनपुट वर्क, ये होती है हमारी एफिशिएंसी। तो आउटपुट हमारा यहां से क्या निकल के आया, आउटपुट इक्वल हमारा W इंटू एक्स आया है। तो हम इसको लिख लेते हैं, आउटपुट को क्या लिख लेते हैं, W इंटू एक्स लिख देते हैं, अपॉन इनपुट वर्क को हम क्या लिख लेते हैं, P इंटू वाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के टर्म्स में जो हमने रिलेशन लगाया था, वही वाला हमारा यहाँ से निकल के आएगा। कैसे, W अपॉन P को अगर हम करके इसके अपॉन में Y अपॉन एक्स कर लेते हैं, मीन्स इस यक्स को हम अगर नीचे की तरफ लाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, W अपॉन P इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ये चीजें आएगी हमारी यहाँ से। अगर हम यहाँ पे W अपॉन P को देखें, ये W अपॉन P को देखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, Y बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं। यही एफिशिएंसी हमने कुछ यहां से कैलकुलेट की थी, जो हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट से निकल के आता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मींस यांत्रिक यांत्रिक लाभ अपॉन वेलोसिटी रेशियो को हमने क्या बोला था, वेगानुपात, वेगानुपात। इसका अगर हम रेशियो की बात करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम दक्षता की बात करते हैं, तो हम आगे अब फिर दो तरह की मशीन के बारे में बात करेंगे। एक हमारी आती है आइडियल मशीन, एक हमारी आती है एक्चुअल मशीन। तो आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिफिनेशन को देखते हैं। तो हमारी एक डिफिनेशन और यहाँ पे निकल के आती है, जिसे हम चौथे डिफिनेशन की बात करें, तो हम यहाँ पे मशीन की बात किया था हमने। तो मशीन यहाँ पे हमारी दो तरह से निकल के आती है। एक हमारी आइडियल मशीन कहलाती है, आइडियल मशीन कहलाती है। ये दोनों मशीनें जो हमारी हैं, इसी दक्षता पे ही स्टेब्लिश है। कैसे हम बता सकते हैं इसको, देखिए आइडियल मशीन को हम आदर्श मशीन बोलते हैं, आदर्श मशीन। उसी तरह से हमारी एक दूसरी मशीन की अगर हम बात करें, जिसको हम पांचवा डिफिनेशन बोलते हैं, तो हम इधर इधर इस साइड में बोल सकते हैं एक्चुअल मशीन। क्या, एक्चुअल मशीन।
वास्तविक मशीन बोलते हैं इसे, ठीक है। देखिए, आइडियल मशीन वो मशीन होती है, आइडियल मशीन हमारी वो मशीन होती है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होती है। इसका क्या मतलब है? आइडियल मशीन वो मशीन होती है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होती है। या तो हम दूसरे टर्म्स में ये कहें कि आइडियल मशीन हमारी वो मशीन होती है जो 100% एफिशिएंसी देती है, 100% एफिशिएंसी, जिसकी एफिशिएंसी की वैल्यू हमारी 1 होती है। ये तीन चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। पहला चीज हम ये कह सकते हैं, या तो आइडियल मशीन अगर वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों बराबर देता है तब भी हम आइडियल मशीन बोलेंगे उसे, अगर एफिशिएंसी 100% बोलता है तब भी हम आइडियल मशीन बोलेंगे, और अगर एफिशिएंसी की वैल्यू 1 देता है तब भी हम आइडियल मशीन बोलेंगे। तो आइडियल मशीन इन तीनों डिफिनेशन के साथ हमारा निकल के क्या आता है यहाँ से हमारा कैलकुलेशन कंक्लूजन क्या निकल के आता है। देखिए, जब हम आइडियल मशीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं वहां पे कि ऐसी मशीन होनी चाहिए जहां पे हमें कोई भी लॉसेस नहीं मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं मिलना चाहिए। तो जब हमारे माइंड में किसी भी लॉसेस की बात करते हैं, कोई भी लॉस की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा एक ही माइंड में आता है कि फ्रिक्शन लॉसेस सबसे बड़ा लॉसेस होता है, जिसकी वजह से हमारी कोई भी मशीन हो, किसी भी तरह की मशीन हो, थोड़ा बहुत भी लॉसेस आ सकता है। तो आइडियल मशीन में फ्रिक्शन लॉसेस को हम नहीं मानते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो ऐसी मशीन जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर होते हैं उसे हम बोलते हैं आइडियल मशीन, जिसकी एफिशिएंसी, अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का अनुपात ही हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर हो गया तो फिर हमारी नीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और इसे अगर हम 100% में दिखाएं, परसेंटेज में दिखाएं, तो हम 1 × 100 कर सकते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है उसे हम परसेंटेज में बोलते हैं, तो 100% हो गया। तो आइडियल मशीन वो मशीन होती है, आदर्श मशीन वो मशीन होती है जहां पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर होते हैं, उस टाइप की मशीन को हम बोलते हैं आइडियल मशीन, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे, अगर हम एक्चुअल मशीन की बात करें तो एक्चुअल मशीन हमारी उस टाइप की मशीन होती है जिसकी नीटा की वैल्यू हमारी हमेशा <1 होती है, उस टाइप की मशीन को हम बोलते हैं एक्चुअल मशीन। इसका आने का क्या मेन रीजन है? मतलब कि हमारी जो नीटा की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मेन पर्पज क्या है? इसका आने का क्या एक्चुअल रीजन क्या है? तो देखिए, हमने अभी बात किया था कि आइडियल मशीन उस टाइप की मशीन होती है जिसमें फ्रिक्शन का लॉसेस नहीं लेते हैं, जिसमें किसी भी तरह का लॉसेस नहीं लेते हैं। उसी तरीके से इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। एक्चुअल मशीन हमारी उस टाइप की मशीन होती है जिसमें हम फ्रिक्शन के लॉसेस लेते हैं। फ्रिक्शन की लॉसेस होने की वजह से या फिर कोई अन्य लॉसेस होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? घट जाती है। तो याद रखिएगा, जो भी मशीन होती है आइडियल वैल्यू से ऊपर उसकी एफिशिएंसी नहीं जा सकती, ठीक है। कोई भी मशीन हो, चाहे किसी भी कहीं पर भी हम मशीन की बात कर रहे हो, तो वहां पे मशीन की वैल्यू याद रखना कि अगर उसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी 1 से ज्यादा कहीं भी नहीं जाएगी, उसकी दक्षता 1 से ज्यादा कहीं पर भी नहीं जाएगी। उसी तरीके से एक्चुअल मशीन की अगर हम बात करेंगे तो आइडियल मशीन से हमेशा कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ तो लॉसेस आना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन हमारा निकल के आ जाता है यहाँ पे कि फ्रिक्शन लॉस होता है। क्या? फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी, दक्षता कम हो जाती है, जहां पे हम फ्रिक्शन लॉस को भी लेके चलते हैं, उस टाइप की मशीन हमारी कहलाती है एक्चुअल मशीन, ठीक है। तो इसकी दक्षता जो होती है हमेशा हमारा 100% से कम होती है, ऑलवेज 100% से कम होती है, उस टाइप की मशीन को हम बोलते हैं एक्चुअल मशीन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों मशीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आइडियल और एक्चुअल दोनों मशीनें समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमने आइडियल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को माना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो को दोनों बराबर किया है, तो हम ये चीज भी यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट एनर्जी, आउटपुट बराबर हम इनपुट भी बोल सकते हैं। मीन्स कि हमने जितना लोड लगाया था, हमने जितनी लोड लगा के, एनर्जी लगा के हमने लोड को उठाया, हमने उतना, मतलब 100 न्यूटन का हमने लोड लगाया तो 100 न्यूटन का ही हमने लोड को उठाया भी है। तो उस टाइप की मशीन हमारी आइडियल मशीन कहलाती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मशीन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने 120 न्यूटन या फिर 10-50 न्यूटन का हमने लगा के ज्यादा लोड भी हम उठा सकते हैं, 50 न्यूटन का लोड लगा के हम कम लोड भी उठा सकते हैं। तो उस टाइप की मशीन हमारी एक्चुअल मशीन कहलाती है। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम दोनों मशीनों की बात कर लिए हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल मशीन और रियल मशीन या फिर एक्चुअल मशीन की भी हमने बात किया था। क्या बात किया था? आइए उसके बारे में लिख लेते हैं। एक तरफ हम एक्चुअल मशीन लिखते हैं
और दूसरी तरफ हम आइडियल मशीन लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था आइडियल मशीन में, कि जो हमारा आउटपुट होगा, जो आउटपुट होगा वो इनपुट के बराबर होगा। मतलब कि हमने जितना लोड लगाया है उतना ही लोड हम उठा सकते हैं, जितना एफर्ट लगा के उतना ही लोड हम उठा सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट तो हमारा इसमें आइडियल मशीन में यह आता है। लेकिन एक्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल मशीन में आउटपुट जो हमारा होगा वो इक्वल नहीं होगा इनपुट के, ठीक है, वो इनपुट के इक्वल नहीं होगा। पहला पॉइंट हमारा एक्चुअल में ये निकल के आता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये कहा था कि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो हमेशा कम होता है वेलोसिटी रेशियो से, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे यांत्रिक लाभ होता है वो वेगानुपात से कम होता है और यहाँ पे बराबर होता है एक आइडियल में, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने ये बोला था कि जो हमारी एफिशिएंसी होती है, जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो 1 के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने क्या बोला था, चौथा पॉइंट हमने बोला था यहाँ पे नो फ्रिक्शन लॉस, नो फ्रिक्शन लॉस कंसीडर, बट यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस कंसीडर, फ्रिक्शन लॉस कंसीडर, फ्रिक्शन लॉस लिया जाता है, लिया क्या जाता है, फ्रिक्शन लॉस आ ही जाता है, ऐसे ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमारे हैं जो एक्चुअल मशीन और आइडियल मशीन के बीच में डिफरेंस बताते हैं। एक्चुअल मशीन और आइडियल मशीन के बीच में डिफरेंस बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक रिलेशन निकालते हैं, जो हमारा रिलेशन है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में, जो कि हमने निकाल चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस नीटा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में हम एक संबंध स्थापित करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, हमने बोला था कि आउटपुट एनर्जी या फिर आउटपुट वर्क, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। आउटपुट वर्क हमने क्या बोला था, देखिए अगर हम उस डायग्राम को याद करें तो हमने एक डायग्राम बनाया था। ये हमारा पुली सिस्टम जो था, डायग्राम हमारा बना था। एक साइड हमने पी एफर्ट लगाया था और डब्ल्यू लोड को हमने उठाया था। ये डब्ल्यू लोड हमने उठाया था जो कि कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया था। और पी एफर्ट को हमने कितना डिस्टेंस पे लाया था, वाई डिस्टेंस पे लाया था, ठीक है। और ये हमारा ओ पॉइंट था। देखिए समझते हैं इसको। आउटपुट वर्क हमने क्या बोला था, आउटपुट वर्क वो होता है जो मशीन हमें आउटपुट देती है। मशीन आउटपुट क्या दे रही थी, यहाँ पे हमने अपनी तरफ से जो लगाया था, यहाँ पे पी इनपुट लगाया था और आउटपुट हमें क्या मिला था, आउटपुट में हमें वर्क मिला था। तो आउटपुट वर्क हमारा क्या हो, आउटपुट में हम लोड को उठा रहे थे, तो आउटपुट वर्क हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स एक प्रकार का लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे लोड इंटू डिस्टेंस कितनी, वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो आउटपुट वर्क हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू वाई हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू इंटू यक्स हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम यक्स कर लेते हैं, डब्ल्यू इंटू यक्स हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं, तो इनपुट वर्क की बात करते हैं। इनपुट वर्क बराबर हमने क्या बोला था, एफर्ट लगाए थे हम और वाई डिस्टेंस ट्रेवल कराए थे। वाई डिस्टेंस हमारा एफर्ट चला था, तो हमने पी एफर्ट को लगाया था और वाई डिस्टेंस चला था, तो पी इंटू वाई हमारा इनपुट वर्क आ जाता था, ठीक है। इनपुट वर्क आ गया। तीसरी चीजें हम यहाँ पे क्या बोले थे कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा होता है लोड हमने जो लोड लगाया है, लोड उठाया है हमने, जो लोड डब्ल्यू हमने उठाया है अपॉन जो एफर्ट हमने लगाया है, जो एफर्ट हमने लगाया मींस पी, ये हमारा इसका रेशियो होता था। मैकेनिकल एडवांटेज ये होता था, ठीक है। इन सभी को हम एक एक इक्वेशन मान लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा मान लीजिए ये है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, तीसरा इक्वेशन अब हमारा ये है। उसके बाद चौथा इक्वेशन अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो हमारा क्या आ रहा था, पी के द्वारा चली गई दूरी। देखिए एक तरह से रिवीजन हो गया, जितने भी फॉर्मूला हमने बताया था, पी के द्वारा चली गई दूरी अपॉन डब्ल्यू के द्वारा
चली गई दूरी, ठीक है। ये होती क्या थी, पी डिस्टेंस, पी के द्वारा हमारा क्या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, वाई डिस्टेंस हो रहा था, और डब्ल्यू के द्वारा हमारा क्या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था, एक्स डिस्टेंस हो रहा था। तो वाई बाई एक्स ये हमारा रेशियो होता था, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। 4 हो गए। अब देखिए लास्ट हमारा निकल के आता है, हमने एफिशिएंसी की बात की थी, तो हमने एफिशिएंसी बोला था कि आउटपुट अपॉन इनपुट हमने बोला था, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क की बात किया था। तो आउटपुट वर्क देखिए ध्यान से हमने पहले में निकाला है, पहले इक्वेशन में हमने आउटपुट वर्क निकाला है, क्या था, W इंटू एक्स निकाला है। हमने ये करा दिया, लेकिन हम एक विधिवत तरीके से यहाँ पे फिर से करा रहे हैं। W इंटू एक्स, इनपुट हमने क्या निकाला था, P इंटू वाई निकाला था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम इस x को क्या करते हैं, y के नीचे ले जाते हैं, x को हम y के नीचे ले जाते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, W अपॉन P लिख सकते हैं, इंटू वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। अगर W बाई P को हम लिखे यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, W बाई P को हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि हमारा यहाँ पे आया है, जो तीसरे इक्वेशन में हम निकाले हैं। ये तीसरे इक्वेशन में हमने मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकाली है। तो W बाई P को हम क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन P वाई बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो, जो कि हमने फोर्थ इक्वेशन में निकाला है। ये हमारा आ जाता है कुछ ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि ये अब तक 2 से 3 बार हमारा पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही करना होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आउटपुट वर्क जो हमने दिया था मशीन से, हमें मिला है, अपॉन इनपुट वर्क जो हमने मशीन को दिया है, उसी का रेशियो अगर हम निकाल दें तो हमारा रेशियो एफिशिएंसी कहलाती है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा एक लॉ आता है, जो पूरी मशीन हमारी इसी पे कॉन्सेप्ट रहती है, पूरी मशीन हमारी इसी पे स्टैब्लिश रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मशीन बोलते हैं। लॉ ऑफ मशीन, मशीन का सिद्धांत, मशीन का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इस चैप्टर में हमारे 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी ही इंपॉर्टेंट है। पहला रिलेशन के बारे में जानना, दूसरा एफिशिएंसी निकालना, और तीसरा हमारा लॉ ऑफ मशीन के बारे में जानना, और उसके बाद हम जो पुली सिस्टम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानना। इससे जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं इसी सभी से बनते हैं। तो लॉ ऑफ मशीन हमारा क्या है, देखिए अब पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ मशीन क्या है। जब हम मशीन की बात कर रहे थे तो हम 2 चीजों की बात किए थे, हम बार बार आपको रिपीट करा रहे हैं वो 2 चीजें, क्या, लोड और एफर्ट। अगर हम लोड और एफर्ट के बीच में कोई रिलेशन बनाएं, कोई रिलेशन स्टेब्लिश करें, तो जो हमारी मशीन होती है, लोड और एफर्ट के बीच में जो रिलेशन को स्टेब्लिश करती है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मशीन। अगर मतलब मशीन, किसी मशीन के द्वारा हमारा जो लोड उठा रहे हैं और एफर्ट जो लगा रहे हैं, उसके बीच में अगर हम रिलेशन को स्टेब्लिश कर देते हैं, मतलब रिलेशन एक बनाते हैं, संबंध को बनाते हैं, उनके बीच में स्थापित करते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मशीन। तो लॉ ऑफ मशीन हमारा उस प्रकार का लॉ है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, लोड और एफर्ट के बीच में एक रिलेशन बनाते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लॉ ऑफ मशीन। इसको डायरेक्ट अगर हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट अगर लिखे, डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हैं, देखिए हम इसको अगर डायरेक्ट लिखे तो हम लॉ ऑफ मशीन की जब बात करें तो हमने क्या बोला, लोड और एफर्ट के बीच में, तो हम क्या बोलते हैं कि पी एफर्ट हमारा क्या होगा, लोड पे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा लोड हम उठा सकते हैं। मींस कि जितना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा लोड उठा सकते हैं, जितना कम एफर्ट लगाएंगे उतना कम लोड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ लॉ ऑफ मशीन ये कहता है, ठीक है, कि मींस कि लोड और एफर्ट के बीच में हमने कोई रिलेशन अगर बनाते हैं तो उस रिलेशन को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ मशीन, ठीक है। देखिए हम ये भी जानते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से हम जानते हैं कि अगर हम कोई प्रोपोर्शनल लिमिट को, कोई भी इन्वर्सल हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, अगर हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो अगर हम इसे हटाते हैं तो P इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, कोई M कांस्टेंट आ जाता है और इंटू W लोड आ जाता है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आता है जो लॉ ऑफ मशीन के लिए होता है। अब इसे काफी अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यही 2 कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे समझने वाला है। लॉ ऑफ मशीन में ये 2 कॉन्सेप्ट समझने वाला है,
क्या P प्रोपोर्शनल टू W बोला हमने, क्यों बोला? क्योंकि हम अगर P को बढ़ाएंगे, एफर्ट अपने प्रयास को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा प्रयास लगाएंगे उतना ज्यादा हम लोड को उठा सकते हैं। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि हम किसी भी प्रोपोर्शनल लिमिट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास एक कांस्टेंट मिलता है। तो ये यम जो है, यम एक प्रकार का कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये हम किस टाइप का कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आता है क्या? P इक्वल एम डब्ल्यू। अभी हमने कुछ देर पहले दो मशीन के बारे में बात किया था। वो दो मशीनें हमारी क्या थी? एक मशीन थी एक्चुअल मशीन और दूसरी मशीन थी हमारी आइडियल मशीन। तो सबसे पहले हमने किस मशीन की बात किया था? हमने सबसे पहले एक आइडियल मशीन की बात किए थे। तो आइए सबसे पहले हम आइडियल मशीन को लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये लॉ ऑफ मशीन हमारा कहता क्या है। सबसे पहला हमारा आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन है। अभी इसे हम यहीं पे फिलहाल छोड़ देते हैं, आइडियल मशीन, आदर्श मशीन को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और इस इक्वेशन को उठाते हैं। क्या करते हैं? हम इस P इक्वल एम डब्ल्यू इक्वेशन को उठाते हैं और लॉ ऑफ मशीन लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ मशीन कह रहा है कि लोड और वेट के, लोड और एफर्ट के बीच में अगर हम कोई रिलेशन बनाए तो वो हमारा रिलेशन ही कहलाता है लॉ ऑफ मशीन, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास कोई एक ग्राफ बनाते हैं हम। एक साइड में हम क्या करते हैं? एफर्ट को लगाते हैं, इस साइड में हम P एफर्ट लगाते हैं। दूसरी साइड में हम क्या करते हैं? कोई लोड उठाने की कोशिश करते हैं जो हमारा W है, ठीक है। हमें याद होगा, हम जब मैथ पढ़ते थे अपने 10th में या फिर 11th में, जब हमने मैथ पढ़ा था तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा था हमने। याद है आपको? ओरिजिन से जाने वाली जो हमारी लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल mx होता है। आपको याद है ये y इक्वल mx होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्या यही इक्वेशन नहीं है? y को अगर हम p माने, y डायरेक्शन में हमने p को लगाया है और x डायरेक्शन में हमने क्या लगाया है? w को लगाया है, तो ये w है। तो अगर हम y बराबर mx लिख रहे हैं, मतलब p बराबर mw लिख रहे हैं, तो हमारी कोई एक ऐसी रेखा बनेगी, सरल रेखा बनेगी जिसका इक्वेशन ये शो कर रहा है जो ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से होके जाएगा। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे P इक्वल एम डब्ल्यू की लाइन को खींचे, अगर इन दोनों ग्राफ के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये हमारी कोई एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हमारी इस इक्वेशन को शो कर रही है, इस इक्वेशन को हमारी शो कर रही है। मतलब कि P इक्वल एम डब्ल्यू जो हमारा ये इक्वेशन बन के आ रहा है, कुछ इस सरल लाइन के लिए होगा, सरल रेखा के लिए होगा जो ओरिजिन से होके जा रही है। ध्यान से देखिए, ओरिजिन से होके जाने वाली वो रेखा जिसका इक्वेशन y बराबर mx होता है, उसे हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो ये हमारी, अगर हम इस लाइन की बात करें जो P इक्वल एम डब्ल्यू है, इसी लाइन को हम बोलते हैं आइडियल मशीन या फिर आइडियल इक्वेशन। अभी हम क्यों आइडियल इक्वेशन बात कर रहे हैं, हम ये भी देखते हैं। जो चीजें हमारी ओरिजिन से होके जाती है उसे हमने क्या बोला? आइडियल इक्वेशन बोला, जो कि आइडियल है। मतलब कि y बराबर mx जो हमारी है, मूल बिंदु से होके जाने वाली रेखा, वो हमारी आइडियल है। तो हमारा P इक्वल एम डब्ल्यू जो है, P इक्वल एम डब्ल्यू, क्या ये आइडियल मशीन के लिए इक्वेशन हो सकता है? P इक्वल एम डब्ल्यू आइडियल मशीन के लिए इक्वेशन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा ऐसा लॉसेस नहीं है, हमने कोई भी लॉस नहीं लिया है। अगर हम लॉस लेते तो क्या बोलते? P इक्वल एम डब्ल्यू प्लस सी, मीन्स कि कोई हमारा लॉस है, ये कोई सी लॉस है जिसकी वजह से हमारा मशीन आइडियल ना बनकर एक्चुअल बनी होगी, ठीक है। तो आगे अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आइडियल मशीन वो मशीन होती है जहां पे हमारा कोई लॉस नहीं है। तो उसका इक्वेशन हमने निकाला यहाँ पे, इसका इक्वेशन क्या निकाला हमने? P इक्वल एम डब्ल्यू निकाला, ठीक है। अब इस m की भी बात करते हैं क्योंकि जरूरी है। अगर हम यहाँ पे जानते हैं y बराबर mx जानते हैं, तो हमारा m क्या होता है? हमारा स्लोप होता है। यहाँ पे स्लोप मीन्स ढाल, कि वो लाइन जो हमारी बनी है वो किस तरह से बनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, पहले जो हमने मैथ में पढ़ते थे, मैथ में इक्वेशन पढ़ते थे, कि हमारा जो सरल रेखा का जो इक्वेशन होता था, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता था, y बराबर mx होता था, और वहां पे m हमारा क्या होता था? स्लोप होता था। तो यहाँ पर भी हम m को स्लोप ही मानते हैं। हमने बोला था एक कांस्टेंट होता है, तो ये स्लोप ही हमारा एक तरह का कांस्टेंट, यम जो कांस्टेंट है वो स्लोप को बता रहा है, ठीक है। यम जो है वो स्लोप को बता रहा है। अब हम अगर इस m की कैलकुलेशन करते हैं तो हम जानते हैं m बराबर हम कहीं ना कहीं tan थीटा लिखते थे, tan थीटा लिखते थे, ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी मैथ है, यहाँ पे 11th की मैथ है, या फिर 10th में भी ये 11th की मैथ है, जहां पे हम रेखा के बारे में पढ़ते हैं, दो बिंदु से जाने वाली रेखा या फिर ओरिजिन से जाने वाली रेखा, जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, उसका इक्वेशन होता है ये, ठीक है।
तो ये tan थीटा जो है हमारा स्लोप के बराबर होता है m, और इसे ही हम स्लोप बोलते हैं या ढाल बोलते हैं। जो m जो होता है हमारा स्लोप को बताता है, ये कुछ थीटा होता है, ये थीटा होता है, जहां से हम tan थीटा निकाल देते हैं, जो m की वैल्यू आ जाती है। यहाँ तो ये चीजें क्लियर हो गई कि आइडियल मशीन का इक्वेशन हमारा P इक्वल एम डब्ल्यू होता है। जो आइडियल मशीन, अगर हमारी कोई एफर्ट और लोड के बीच में हम कोई रिलेशन बनाते हैं और कोई रेखा को खींचते हैं, कोई लाइन को खींचते हैं जो मूल बिंदु से होकर जाती है, वो हमारा आइडियल इक्वेशन बताती है। आइडियल इक्वेशन बताने का मतलब वो है कि वो हमें आइडियल मशीन के बारे में बता रही है। ठीक है, तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम अपने दूसरे मशीन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी क्या है, एक्चुअल मशीन है। क्या है दूसरा मशीन हमारा? एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन देखिए, वास्तविक मशीन जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल मशीन। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि P इक्वल अगर एम डब्ल्यू हो जाता है तो हमारी क्या हो जाएगी, आइडियल मशीन हो जाती। ठीक है, लेकिन अगर हम P इक्वल एम डब्ल्यू, जो हमने एफर्ट लगाया है, अब हमने बोला जितना एफर्ट लगाया उतना लोड हमने पाया, जितना एफर्ट लगाया उतना लोड हमने उठा दिया। लेकिन अगर एफर्ट हमने मान लीजिए कि 10 न्यूटन लगाया है, हमने लोड को 5 ही न्यूटन उठा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर हमने एफर्ट को 10 न्यूटन लगाया है, लोड हमने 5 ही न्यूटन उठा रहे हैं, तो फिर बचा हुआ एफर्ट जो हमने लगाया है 5 न्यूटन का, वो कहां गया? जो बचा हुआ एफर्ट गया है वो कहीं ना कहीं सी कांस्टेंट होगा, कोई सी कांस्टेंट होगा। और ये सी कांस्टेंट क्या है? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, क्योंकि हमने एक ही चीज पढ़ा था कि हमारा कोई कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लॉस आता है। तो ये सी कांस्टेंट जो है हमारा एक फ्रिक्शन लॉस है। ठीक है, मतलब कि हमने 10 न्यूटन का एफर्ट लगाया, हमने 10 न्यूटन का एफर्ट लगाया, और 10 न्यूटन के एफर्ट लगाने के कारण हमने 5 ही न्यूटन का लोड उठाया, और 5 न्यूटन हमारा एफर्ट जो था वो कहां चला गया, वो फ्रिक्शन में चले गया। कुछ ऐसे समझते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन बन के आता है P इक्वल एम डब्ल्यू प्लस सी। सी जो है हमारा क्या है, फ्रिक्शन लॉस है। यहाँ C इक्वल हमारा फ्रिक्शन लॉस लिख देते हैं, फ्रिक्शन लॉस लिख देते हैं। और m इक्वल क्या है, m इक्वल हमारा स्लोप, स्लोप है। और P हमारा क्या है, P हमारा एफर्ट है। उसके बाद अगर हम W की बात करें तो W क्या है, हमारा लोड लिफ्ट है, जो हमने लोड को उठाया है। तो ये इक्वेशन जो अगर हम P इक्वल एम डब्ल्यू प्लस सी की जब बात करते हैं तो वो हमारा एक्चुअल मशीन के लिए आता है। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस इक्वेशन को कैसे अपने ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि, क्योंकि हमने देखिए आइडियल के लिए तो दिखा दिया कि हमारा मूल बिंदु से जो ग्राफ जा रहा है वो आइडियल के लिए है। तो इस P इक्वल एम डब्ल्यू प्लस सी को कैसे दिखाएंगे? देखिए यहां पे अगर हम जीरो से चल रहे हैं, मूल बिंदु जीरो से चल रहे हैं, मतलब C इक्वल हमारा जीरो है, मतलब फ्रिक्शन लॉस हमारा क्या है, जीरो है। लेकिन एफर्ट P हमें बढ़ाना पड़ रहा है। अगर फ्रिक्शन लॉस उतना लोड उठाना है तो हमें एफर्ट P को बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, एफर्ट P बढ़ाने का मतलब कि अगर हम एक्चुअल ग्राफ को खींचे, एक्चुअल मशीन के ग्राफ को खींचे, तो हमारा एक्चुअल मशीन का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, कुछ यहां से जाता है। ठीक है, इस पॉइंट से होके जाता है। और इस पॉइंट से होके जाने का मतलब कि अब C की वैल्यू हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने C की वैल्यू बढ़ती चली गई है, मतलब फ्रिक्शन लॉस धीरे धीरे बढ़ा है। तो ये फ्रिक्शन लॉस कुछ हुआ होगा, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लॉस आया होगा। ये कोई हमारा मान लीजिए C फ्रिक्शन लॉस है, इस बिंदु से हमने गए, अब C फ्रिक्शन लॉस से हमने गया, तो ये हमारा P इक्वल एम डब्ल्यू प्लस सी कोई इक्वेशन बना होगा, जो हमारे किसके लिए होगा, एक्चुअल मशीन के लिए होगा। किसके लिए? एक्चुअल मशीन के लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल मशीन के लिए हमारा ग्राफ है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। लॉ ऑफ मशीन के बारे में कॉन्सेप्ट जो है इसका काफी क्लियर हो गया होगा। कुछ बिल्कुल भी सिंपल है, जो हमने मैथ पढ़ी है पहले की वही मैथ है। बस हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ हमारा ये कहता है कि एक ऐसा लॉ हम बनाते हैं मशीन के लिए, ऐसा लॉ जो हमारा क्या करता है, ऐसा सिद्धांत जो हमारा लोड, जो हमने लोड को उठाया है मशीन के द्वारा और जो हमने एफर्ट लगाया है, उसके बीच में अगर हम कोई रिलेशन स्टेब्लिश करें, कोई संबंध स्थापित करें, तो वो जो लॉ हमें बताता है वो लॉ हमारा कहलाता है लॉ ऑफ मशीन। अगर कोई मूल बिंदु से होके जा रहा है जहां पे फ्रिक्शन का कोई भी लॉसेस नहीं मिल रहा है, उसे हम आइडियल मशीन कहते हैं, मतलब P इक्वल एम डब्ल्यू। और अगर कोई हमारा लोड सी कांस्टेंट मतलब कि फ्रिक्शन लॉस से होकर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्चुअल मशीन, जिसका इक्वेशन होता है P इक्वल एम डब्ल्यू प्लस सी। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट, ये लॉ समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में दो मशीन की और बात करते हैं। दो मशीन की और बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक रिवर्सिबल मशीन, क्या रिवर्सिबल मशीन
की बात करते हैं, और दूसरी मशीन हमारी है जो कि हम इरिवर्सिबल मशीन की बात करते हैं। इरिवर्सिबल मशीन की बात करते हैं। देखिए ये दोनों मशीन हमारी होती क्या है। रिवर्सिबल मशीन हम उसे बोलते हैं, अगर इसको हिंदी में लिखें तो क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय। परिवर्तनीय मशीन, मशीन को आप लिख लीजिएगा हिंदी में परिवर्तनीय मशीन, और इसे बोलते हैं अपरिवर्तनीय या फिर लॉकिंग मशीन। ठीक है, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय मशीन या फिर लॉकिंग डिवाइस। लॉकिंग डिवाइस के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि रिवर्सिबल मशीन और इरिवर्सिबल मशीन क्या है। देखिए फिर से हम वही कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो हमने पुली वाला लगाया था। क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, वो पुली वाला कॉन्सेप्ट जो लगाया था, हम उसी कॉन्सेप्ट को, उस डायग्राम को बनाते हैं और इन दोनों मशीनों को समझते हैं। क्या था हमारा, बीच में हमारी एक पुली थी, उसके ऊपर हम क्या करते थे, उसके ऊपर हम एक इस पुली को फिक्स करते थे किसी कहीं से। इस टाइप की पुली को हम फिक्स पुली बोलते हैं, जो कि हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम इस लास्ट टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करके आज के लेक्चर को बंद करते हैं। ठीक है, देखिए ये पुली जो है हमारी एक लॉक है यहाँ पे, मतलब फिक्स है। एक साइड हम क्या करते थे, एक साइड हम एफर्ट लगाते थे, पी एफर्ट, हमको ये पी एफर्ट हम लगाते थे इधर। दूसरी साइड हम क्या करते थे, दूसरी साइड हम लोड को उठाते थे। ठीक है, ये डब्ल्यू लोड को हम उठाते थे। रिवर्सिबल मशीन हमारी वो मशीन होती है, अगर हम पी एफर्ट लगा रहे हैं, इस पी एफर्ट लगाने के कारण, अगर हम पी एफर्ट लगा रहे हैं, पी एफर्ट लगाने के कारण हम क्या कर रहे हैं कि अगर उस पी एफर्ट को छोड़ दें, मतलब एफर्ट लगाना छोड़ दें, डब्ल्यू वेट हमारा उठा होगा कुछ ना कुछ, तो एफर्ट लगाने की वजह से डब्ल्यू वेट तो हमारा उठा होगा, लेकिन जैसे ही हमने लोड को हटाया, अब क्या किया कि हमारा लोड फिर से वहीं पे नीचे की तरफ आने लगा। मीन्स ये कि हमारी इस टाइप की मशीन जो कि हमारा लोड पहले तो उठाती है, मतलब एफर्ट लगाने पे पहले लोड को लिफ्ट करती है, लेकिन जैसे ही लोड को हमने हटा दिया, अब ये लोड क्या कर रहा है, लोड जब पहले यहां था उससे भी नीचे अब यहां पे आ जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका एक ही कंसेप्ट हो सकता है। क्या हो सकता है कि जो हमने पी एफर्ट लगाया था, लोड हमने लगाया था, पी एफर्ट लगाने के कारण जो हमने लोड को उठाया था, जो हमने डब्ल्यू लोड को उठाया था, उस डब्ल्यू लोड की वैल्यू ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। किससे, पी एफर्ट से, पी एफर्ट से कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। प्लस यहाँ पे या तो ये बोल सकते हैं कि पी एफर्ट ना होके हम ये जो फ्रिक्शन लॉसेस बोल रहे हैं, फ्रिक्शन बोल रहे हैं, फ्रिक्शन लॉसेस बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इससे कम होगा, कहीं ना कहीं इससे कम होगा, तभी तो हमारा लोड जो उठा था वो नीचे आ गया। मीन्स कि हमने क्या किया कि पहले कोई रस्सी, ये कोई चीज, हमें कोई वस्तु उठानी है, हमने इसको उठाने की कोशिश की। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इस पुली से हमने कोई एफर्ट लगाया, मतलब कोई फ्रिक्शन लगाया, यहाँ पे इस फ्रिक्शन लॉस हुआ होगा। इस फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू अगर हमारी लोड से कम हो जाती है, फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू लोड से कम हो जाती है, मीन्स कि लोड की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू कम हो जाती है, फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू कम हो जाती है, तब हमारा क्या करेगा, तब हमारा ये वेट क्या करेगा, वेट हमारा और नीचे आने की कोशिश करेगा। तो रिवर्सिबल मशीन ऐसी मशीन है जिसको हमने उस पर लोड लगाया, और लोड लगाने की वजह से हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा। ये दोनों देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मशीन जो है, ये दोनों हमारी एक्चुअल मशीन के अंदर हम बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने एफर्ट को लगाया, उस एफर्ट लगाने के कारण, मतलब फ्रिक्शन जो हमारा लग रहा है, अगर उस फ्रिक्शन की वैल्यू इस लोड से, उस फ्रिक्शन की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लग रहा है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू अगर लोड से कम है, मतलब कि फ्रिक्शन हमारा 5 न्यूटन का ही लग रहा है और लोड की वैल्यू हमारी 10 न्यूटन है, तो आप बताइए कि फ्रिक्शन इधर इस साइड, फ्रिक्शन की साइड खींच जाएगा या लोड की साइड खींचेगा, फ्रिक्शन की साइड आ जाएगा ना। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर है। क्या है कि वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है कि मतलब कि फ्रिक्शन हमने जो लगाया था, जो हमने फ्रिक्शन लगाया था, उस फ्रिक्शन के कारण जो फ्रिक्शन हमारा लग रहा था, वो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ कम थी, जिसकी वजह से हमारा क्या किया, लोड हमारा नीचे की तरफ आ गया। तो इस टाइप की मशीन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन, जहां पे हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है और लोड की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, उस टाइप की मशीन हमारी कहलाती है रिवर्सिबल मशीन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसकी डिफिनेशन को लिख लेते हैं। क्या, जहां पर, जहां पर लोड की वैल्यू, लोड की वैल्यू ज्यादा होती है, ज्यादा होती है लगने वाले फ्रिक्शन से, लगने वाले फ्रिक्शन या घर्षण से, घर्षण लॉस भी बोल सकते हैं इसे, घर्षण से, मतलब कि लोड ग्रेटर देन डब्ल्यू जो है हमारा, वो बड़ा होगा, इससे फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से। ठीक है,
तो उस टाइप की मशीन को हम बोलते हैं, कौन सी मशीन बोलते हैं? रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। ठीक है, अब रिवर्सिबल मशीन है और आइडियल मशीन है, तो यहाँ पे एक चीजें और समझने वाली है, या फिर वो रिवर्सिबल है या फिर आइडियल मशीन है, तो यहाँ पे एक चीजें और समझने वाली है। क्या? मशीन की बात की है तो हमें एफिशिएंसी निकालना काफी ही जरूरी है। मशीन की जब हमने बात किया है तो वहां पे एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो उस एफिशिएंसी की अगर बात करें, दक्षता की बात करें, तो वो जो दक्षता हमारी होती है ना, वो दक्षता हमेशा हमारा क्या होती है? लेस देन 1/2 होती है। लेस देन 1/2 होती है। उस टाइप की मशीन हमारी कहलाती है। सॉरी, अगर हम दक्षता की बात करें, ये रिवर्सिबल है ना, सॉरी ये इरिवर्सिबल के लिए है। अगर हम यहाँ पे दक्षता की बात करें तो यहाँ पे दक्षता हमारी क्या होती है? ग्रेटर देन 1/2 होती है। ठीक है, रिवर्सिबल मशीन के लिए हमारी जो दक्षता की वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 1/2 होती है। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर दक्षता की वैल्यू तो हमारी 1 होती है, तो फिर हमने 1/2 से ज्यादा हमने रखा है तो वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, हमने बोला था कि हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं। जो भी हमारी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल मशीन है, दोनों की हम एक्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारी एफिशिएंसी आएगी वो हमारी लेस देन 1/2 ही होगी। ठीक है, 1/2 होने का मतलब कि 1 से कम और 50% से ज्यादा, मतलब कि ये ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा और 100% से कम होनी चाहिए। 100% से कम होनी चाहिए, तभी वो हमारी रिवर्सिबल मशीन कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 50% से ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है और 100% से कम एफिशिएंसी आ रही है, तो उस टाइप की मशीन हमारी रिवर्सिबल मशीन कहलाती है। फिर इरिवर्सिबल मशीन क्या होगी? बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, जो भी इसका अपोजिट होगा। तो अगर हम इरिवर्सिबल मशीन की बात करें, इरिवर्सिबल मशीन की बात करें, इरिवर्सिबल मशीन हमारा वो मशीन होगी जिसकी एफिशिएंसी हमारी क्या होगी? सबसे पहला अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझे तो क्या, अब यहाँ पे लोड की वैल्यू जो है हमारी, ये जो लोड हम लिफ्ट करा रहे थे, इस लोड की वैल्यू अब क्या होगी? फ्रिक्शन से कम होगी। फ्रिक्शन से कम होगी। इस लोड W की वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन से कम होगी, तभी तो इरिवर्सिबल है। मतलब कि हमने किसी चीज को खींचा, वो ऊपर की तरफ आया, कोई चीज हमने खींचा, उसकी हेल्प से हमने ऊपर की तरफ आया, अब हम क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं या फिर वहीं पे रोक दे रहे हैं, तो अब वो लोड वहीं का वहीं टिका है, वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं जा रहा है। तो इस टाइप की मशीन हमारी इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल होने का मतलब कि फ्रिक्शन की वैल्यू अभी इतना ज्यादा है कि उसको रोके रखी है वहां पे। ठीक है, ये चीज आती थी। फिर अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी लेस देन 1/2, मतलब कि 0% से ज्यादा, 0% से ज्यादा और 50% से कम, क्योंकि 50% पे हमारी कौन सी मशीन है? आइडियल मशीन है। 50% पे हमारी कौन सी मशीन है? रिवर्सिबल मशीन है। तो या फिर इसको R=, या फिर ग्रेटर देन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 50% से कम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इरिवर्सिबल मशीन और रिवर्सिबल मशीन इस प्रकार की मशीन होती है जहां पे अगर लोड की वैल्यू ज्यादा हो जाती है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन लॉस से, तो उस टाइप की मशीन रिवर्सिबल मशीन कहलाती है। जहां पे लोड पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है और जहां पे लोड की वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू से कम हो जाता है, उस टाइप की मशीन को हम इरिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। और इसी को ही हम बोलते हैं लॉकिंग डिवाइस। क्या? लॉकिंग डिवाइस, सेल्फ लॉकिंग डिवाइस, सेल्फ लॉकिंग डिवाइस। देखिए, सेल्फ लॉकिंग डिवाइस क्या है? अब भैया हमने फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हमारी ज्यादा हो जाती है, हमने कोई लोड लगाया, देखिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी पुली थी, ठीक है, इसी पुली से ही हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। या फिर एक नया एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी कोई एक फ्लोर है, यहाँ पे कोई हमारा W वेट है, W वेट है, और यहाँ पे एक हमने पुली मान लिया, पुली बना लिया। ठीक है, एक रोप हमने लगाई है, रस्सी को लगाया, हमने W वेट को उठाया है, इस रस्सी को पुली के ऊपर से हम लेके गए हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने P एफर्ट लगाया, P एफर्ट लगाया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या है, इस P एफर्ट को लगाने की वजह से मतलब कि अब हमने कोई P एफर्ट लगाया जहां पे यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ होगा, कुछ फ्रिक्शन लॉस हुआ होगा। अगर इस फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि मतलब पहले हमारा W वेट यहाँ पे कुछ था, अब W वेट को हमने उठा के कुछ यहाँ पे ले गए हैं, कोई लोड एफर्ट लगा के, अब ये क्या कर रहा है कि हम एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, हम एफर्ट को हटा भी दे रहे हैं, तब ये यहीं का यहीं रुक जाता है। यहीं का यहीं अगर रुक जाता है तो उस टाइप की डिवाइस हमारी कहलाती है इरिवर्सिबल मशीन। मतलब कि वो पुनः अपनी वापस नीचे की तरफ नहीं आई है, जितना हमने उठाया है वो वापस वहां पे नहीं आने की कोशिश कर रहा है। उस टाइप की मशीन को बोलते हैं इरिवर्सिबल मशीन। अब हमने एफर्ट को अगर हटा दिया है तो वो क्या हो गया? एक तरह से लॉक ही तो हो गया है।
वहां पे मोशन तो कोई हो नहीं रहा है, तो उस टाइप की डिवाइस को हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग डिवाइस, जो अपने आप लॉक हो जाती है, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता है, उस टाइप की डिवाइस को बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग डिवाइस। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा रिवीजन सीरीज का। तो नेक्स्ट पार्ट को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।